Yes, beta, how to define lattice enthalpy? Anyone who want to define? Energy release when one more ionic compound is formed, its ionic state, gaseous state. Energy released when, okay, energy. So lattice enthalpy will always be exothermic. So energy released when one mole ionic compound, because lattice enthalpy is related with ionic compounds. When one mole ionic compound is formed, yes, Istibad? Its gaseous sign. From its gaseous ions. Its gaseous ions. Okay. So now, beta, you need to know how to write equations for lattice enthalpy. For example, how would you write this equation? Lattice enthalpy of potassium fluoride. So how to write this equation? जी बेटा. 1 plus gaseous ions of potassium. Hmm. First, on the right-hand side, we'll write the product. Yes, product will be potassium fluoride. And you know that ionic compounds are all solid at room temperature and pressure. Okay, so potassium fluoride ionic compound है, तो इसकी state symbol solid होगी. और reactant side पे you have to take gaseous ions. ठीक है, शाबाश दिया बेटा. So gaseous ions will be taken on left hand side. ठीक है. अच्छा बेटा ये नोटिस करें कि जो आयोनिक कंपाउंड है ना उसमें एक कैटाइन होगा, एक एनाइन होगा. आयोनिक कंपाउंड में एक कैटाइन होगा और एक एनाइन होगा. तो कैटाइन और एनाइन गैसियस स्टेट में लेंगे रिएक्टेंट साइड पे, एंड ऑन प्रोडक्ट साइड यू नीड टू टेक वन मोल आयोनिक कंपाउंड, राइट? एंड यस जी बेटा. अगर कोई ऐसा कंपाउंड हो जैसे फॉर एग्जांपल अमोनियम आयन के साथ यस कोई हो, मेरे ध्यान में था तो ये. जी जी, फिर क्या करेंगे उसमें हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को अलग अलग लिखेंगे या फिर एक कैटाइन लिखेंगे? बेटा कॉन्सेप्ट ये है कि यू हैव टू टेक कैटाइन इन गैसियस स्टेट, राइट, एंड एनाइन इन गैसियस स्टेट. अब जो भी कैटाइन है या जो भी एनाइन है, और इधर यू हैव टू टेक आयोनिक कंपाउंड वन मोल. This should be your equation for lattice energy. ठीक है. आपने कैटाइन और एनाइन की गैसियस स्टेट लेनी है. फॉर एग्जांपल अगर के लैटिस एंथैल्पी की इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करनी है फॉर कैल्शियम नाइट्रेट, ठीक है, लेट्स से कैल्शियम नाइट्रेट इज द आयोनिक कंपाउंड. तो अब कैल्शियम नाइट्रेट में यू नो व्हाट इज कैटाइन एंड व्हाट इज एनाइन. ये कैल्शियम नाइट्रेट सॉलिड, सो कैल्शियम आयन इज कैटाइन, राइट, और 2 मोल लेने नाइट्रेट आयंस की और गैसियस स्टेट सिंबल होनी चाहिए. दिस विल बी इक्वेशन फॉर लैटिस एनर्जी ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट, राइट. अभी आप अमोनियम कंपाउंड की बात कर रही थी, कोई भी अमोनियम कंपाउंड, लेट से लैटिस एनर्जी ऑफ अमोनियम क्लोराइड सपोज, ठीक है. सो यू नीड टू टेक अमोनियम आयन इन गैसियस स्टेट प्लस क्लोराइड आयन इन गैसियस स्टेट. तो आपने कैटाइन और एनाइन को लेना है लेफ्ट हैंड साइड पे, और राइट हैंड साइड पे आयोनिक कंपाउंड लेना है 1 मोल, राइट. सो सपोज कि अगर लैटिस एनर्जी की इक्वेशन हो, जी बेटा ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि हाउ टू राइट दिस इक्वेशन. सपोज इट इज फॉर सोडियम सल्फेट. तो lattice energy for the sodium sulfate, how to construct this equation? Two moles of sodium, 1 plus ions on left hand side. ठीक है. Product will be sodium sulfate in solid state. Yes sir. 2 moles of sodium ions. State symbol क्या होनी चाहिए? Gaseous. Gaseous होनी चाहिए. Plus Sulfate ions. Sulfate ions. इसकी भी gaseous state होनी चाहिए. And this is the equation. ठीक है. तो ये equation 1 मार्क का क्वेश्चन भी हो सकता है, एग्जाम में 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं. ठीक है. सिंपली आपको कहा जाएगा कि राइट इक्वेशन फॉर लैटिस एंथैल्पी, और कोई कंपाउंड गिवन होगा तो उस कंपाउंड की इक्वेशन आपने कंस्ट्रक्ट करनी होगी. अच्छा, ये तो पता है आपको कि लैटिस एंथैल्पी ये याद रखनी है कि विल ऑलवेज बी एक्सोथर्मिक. ठीक है. बेटा इसकी रीजन क्या है? व्हाई लैटिस एंथैल्पी विल बी एक्सोथर्मिक? Because only bonds are being made.
Only bonds are being made. Okay, no bond breaking is involved. Only bonds are being made. That is why lattice enthalpy will always be exothermic. Okay. So now beta, the next thing is, कुछ बच्चों ने लेट ज्वाइन किया बेटा, ट्राई टू बी ऑन टाइम सो दैट के स्टार्ट में हम बैकग्राउंड डेवलप करते हैं. ओके, आई होप बेटा कि यू कैन डिफाइन स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन. आई होप बेटा आप डिफाइन कर सकते हो एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन. ये जरूरी है, एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन सबको डिफाइन करना भी आना चाहिए और इक्वेशन कंस्ट्रक्शन भी आनी चाहिए. राइट? अच्छा, we discussed enthalpy change of formation yesterday, so we are to discuss enthalpy change of combustion. It's a kind of revision from AS. Yes beta, so how to define enthalpy change of combustion? Enthalpy change of combustion. How to define this concept? Energy released when one mole compound or element is burned in excess of oxygen under standard conditions. Yes, energy release. So it means that enthalpy change of combustion is exothermic, right? Energy released when one mole compound or element, one mole compound भी हो सकता है, element भी हो सकता है, is burned in excess of oxygen. Why in excess of oxygen? For complete combustion. For complete combustion, yes. In excess of oxygen under standard conditions. Okay. अच्छा बेटा, बाकी बच्चों को भी चाहिए कि पार्टिसिपेट करें. ये बताएं कि ये इक्वेशन कैसे कंस्ट्रक्ट होगी. स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबस्शन फॉर कार्बन डाइसल्फाइड. हाउ टू कंस्ट्रक्ट दिस इक्वेशन? जी इमामा बेटा, ये इक्वेशन कैसे कंस्ट्रक्ट होगी? जी नवाल बेटा, जिस कंपाउंड की कंबस्शन करनी है ना, उस कंपाउंड को आप लेफ्ट साइड पे लिखो और उसका 1 मोल होना चाहिए. ठीक है, एंड कंबस्शन के लिए ऑक्सीजन शुड बी प्रेजेंट ऑन द रिएक्टेंट साइड और फिर करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट्स शुड बी मेंशन्ड. तो करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट्स क्या होंगे इस केस में? Carbon dioxide or sulfur dioxide. Carbon dioxide and sulfur dioxide, and then balance the equation. So for balancing, place 2 here and place 3 here. अब ये इक्वेशन है फॉर कंबस्शन ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड, राइट? अब अगर आपको ये कहें कि एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबस्शन ऑफ C2H4, तो क्या करना है? जिस कंपाउंड की कंबस्शन होनी है, इट शुड बी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड विद ऑक्सीजन इज द अदर रिएक्टेंट एंड करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट्स शुड बी रिटन. तो क्या होंगे इस केस में करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट्स? Carbon dioxide and water. Carbon dioxide and water, and then balance the equation as well. ठीक है? And state symbol जरूरी है. You have to mention state symbol in the equation. So equation, if I place 2 here, equation will be balanced. ठीक है? Now, enthalpy change of combustion will always be exothermic. Combustion हमेशा exothermic हो. Right? Sir, ये balance नहीं है. 4 oxygen, 4 2 yes, carbon yes, dioxide. yes, it is not balanced. Yes, place 2 carbon dioxide और 2 carbon dioxide और फिर ऑक्सीजन जो है वो 3 होने चाहिए. आप बैलेंस है? जी. ओके. अच्छा बेटा, व्हाट अबाउट दिस इक्वेशन? हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस H2O. अब इस ये इक्वेशन कौन सी एनर्जी चेंज को रिप्रेजेंट कर रही है? Which energy change is represented with this equation? Formation and combustion both. Formation and combustion. Yes. ठीक है. Formation किसकी? H2. हाँ. बेटा, why this equation is formation equation for H2O? Because 1 mole H2O is formed from its elements, and elements are in standard state. देखो इस साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे एलिमेंट्स हैं in standard state. That is why this equation is formation equation. ठीक है? But this is also equation of combustion of H2.
क्योंकि हाइड्रोजन की कंबस्शन से वाटर फॉर्म होगा. So this is equation for formation of water as well as combustion of hydrogen. Any confusion here? No confusion. अच्छा, what about this one beta? If I write Mg, ये solid state में है, it combines with oxygen, and the product is MgO, solid. जी इमाम बेटा आप बताओ, ये इक्वेशन कौन सी एनर्जी चेंज को रिप्रेजेंट कर रही है? जी इमामा बेटा, यू देयर? निम्रा वहीद बेटा, formation and combustion. फॉर्मेशन किसकी? MgO. हाँ, this is शाबाश, enthalpy change of formation for MgO and combustion बेटा किसकी? MgO. हाँ, combustion of Mg. ठीक है. Similarly, इस तरह की equations I hope कि आप manage कर सकोगे. For example, if sulfur in solid state, if it is burnt with oxygen, it makes sulfur dioxide gas. अब ये जो equation है, this is enthalpy change of combustion of sulfur and formation of sulfur dioxide. Enthalpy change of combustion of sulfur. ठीक है, state symbols का ख्याल रखें. ओके, तो बस ये combustion थी, इसमें यही concepts थे. ओके. Yes, but the next concept is standard enthalpy change of neutralization. How would you define neutralization energy change or energy change which involves neutralization? Standard enthalpy change of neutralization. Enthalpy change. जी जी बेटा, दुरेशवार. When one mole water is produced by the reaction of a strong acid and alkali. हाँ, under शाबाश standard बेटा, conditions. शाबाश बेटा. और neutralization will be exothermic or endothermic? हमेशा बेटा neutralization will be exothermic. Okay, neutralization is exothermic. Enthalpy change of neutralization will be exothermic. हमेशा acid base reaction से energy produce होगी. अच्छा, ये मुझे बताओ, अगर exothermic reaction होगा तो temperature will increase या decrease? increase. हाँ, जब temperature rise हो तो it means that exothermic reaction is happening. Temperature decrease करे तो it means endothermic reaction is happening. So you will say that energy release, because it is exothermic reaction, energy released when 1 mole water is formed. Water is formed by the reaction of strong acid and strong alkali under standard conditions. Under standard conditions, right? अच्छा, अब मुझे बताओ कि इसकी इक्वेशन कैसे होगी? How to construct equation for standard enthalpy change of neutralization? We put the जी हादी, आवाज ब्रेक हो गई है. अच्छा देखो, एक जनरली तो इक्वेशन विल बी लाइक दिस कि एसिड विल ऑलवेज प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस, राइट? Acid will produce hydrogen ions or alkali will produce hydroxide ions. So hydrogen ions combine with hydroxide ion and it will produce 1 mole H2O. So this is actually, this reaction will release energy and this energy is enthalpy change of neutralization. अच्छा, आपको याद है मैंने बताया था कि अगर if acid and alkali both are strong, तो what will be the numerical value of enthalpy change of neutralization? -57. हाँ, -57, around -57.0 किलोजूल पर मोल. अगर एसिड और एल्कली दोनों स्ट्रॉन्ग हैं तब -57.0 होगा, राइट? अब इसको इक्वेशन की फॉर्म में अगर हम लें, लेट्स से इफ HCl combines with NaOH and it produce NaCl and H2O, तो आप देखो कि 1 mole water is being produced here. So what is the numerical value of this reaction regarding energy change?
क्या होगी एंथैल्पी चेंज न्यूट्रलाइजेशन की वैल्यू इस केस में? negative 57.4 kilojoules. हाँ 57.4 करें तो ये प्रिसाइज हो जाएगा, वरना 57.0 भी ठीक है, किलो जॉल पर मोल। अब HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है और NaOH स्ट्रॉन्ग एल्कली है, लेकिन बेटा अगर मैं ऐसे लूँ कि if I take 2 HCl aqueous and barium hydroxide which is the alkali, तो फिर equation will be like this: barium chloride is the salt and plus 2H2O. अब क्या न्यूमेरिकल वैल्यू होगी? कम होगी 57 से, क्यों बेटा? क्योंकि बेरियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, आपने एक लॉजिक स्टैब्लिश किया, आपने कहा कि बेरियम हाइड्रोक्साइड वीक एल्कली है। जी, एनीबडी एल्स इन द क्लास? Abir beta, what you think? What is the value of enthalpy change? And Amna Tahir as well. नो मैं अपनी वर्ड वापस लेती हूँ, डबल हो जाएगी डबल हो जाएगी, उसकी क्या रीजन है? क्योंकि 2 मोल वाटर फॉर्म हो रहा है। 2 मोल वाटर। लेकिन आपको ये कैसे पता चला कि बेरियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग एल्कली है? 100 के आसपास होगी। अच्छा चले, नवाल बेटा, ये बेरियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग एल्कली है या वीक एल्कली है? So strong. हाँ, आपको कैसे पता चला? So the chlorine है। नहीं, बेरियम हाइड्रोक्साइड की बात कर रहा हूँ मैं। सॉल्युबिलिटी से। हाँ शाबाश आदिया, कैसे सॉल्युबिलिटी से? जो हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड आयंस डिसॉल्व होते हैं वाटर में पार्शियली और कंप्लीटली। हाँ, तो बेरियम हाइड्रोक्साइड पार्शियली सॉल्युबल है या कंप्लीटली? जी दुरेशवार, व्हाट यू? कंप्लीटली सॉल्युबल। अच्छा, कंप्लीटली कैसे पता चला आपको? क्योंकि सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। हाँ शाबाश, वेरी गुड बेटा। देखें, आप लोगों ने ये पढ़ा था ना, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ग्रुप 2 के हाइड्रोक्साइड्स पढ़े हुए हैं ना, फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, फिर स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड, ये कल हमने रिवाइज भी किया था, बेरियम हाइड्रोक्साइड। तो डाउन द ग्रुप सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस, ठीक है। अब जो लेस सॉल्युबल है ना, ये पहले तो लेस सॉल्युबल है, ये वीक एल्कली है। जाहिर है जो हाइड्रोक्साइड लेस सॉल्युबल होगा वो वीक एल्कली होगा, क्योंकि लेस सॉल्युबल का मतलब है कि इट हैज लेस चांसेस टू प्रोड्यूस OH आयंस, और जो मोर सॉल्युबल है वो स्ट्रॉन्ग एल्कलीज हैं। तो ये नीचे वाले जो है ना, ये नीचे तो ये स्ट्रॉन्ग एल्कलीज हैं, और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी यस, ये इज स्ट्रॉन्गर देन पहले 2 से, लेकिन वीकर देन लास्ट 2 से, ठीक है। तो ये स्ट्रॉन्ग एल्कली है बेरियम हाइड्रोक्साइड। क्यों? क्योंकि सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज करती है हाइड्रोक्साइड्स में। तो एसिड और एल्कली दोनों स्ट्रॉन्ग हैं, और 2 मोल्स वाटर प्रोड्यूस हो रहे हैं। जब 2 मोल वाटर प्रोड्यूस हो रहा है तो इट इज 2 × -57.4 किलो जॉल पर, राइट? दिस इज हाउ वी एक्सप्लेन स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। अच्छा, यस, एनी क्वेश्चन बेटा? किसी का कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क। No question? Okay. Now the next concept is standard enthalpy change for ionization energy, or simply हम इसे बोलें ionization energy. Ionization energy में फिर डिस्कशन है। फर्स्ट ionization energy ले लेते हैं, okay? This I'm talking about first ionization energy. Yes, so how to define first ionization energy? जी आदित्य बेटा, एक मिनट पहले और बच्चों का फीडबैक लूँ, फिर एंड में मैं आपसे पूछता हूँ। यस बेटा, how would you define ionization energy? The first ionization energy, ये representation होगा। जी इमामा बेटा, you there? And Nafisa, would you like to define this first ionization energy? अच्छा जी, नवाल बेटा? So ionization energy is the minimum amount of energy required to remove mostly loosely bound electrons. Required to remove The mostly loosely bound electrons. अच्छा ओके जी, हादिया अब आप डिफाइन करो। Energy required to remove 1 mole of electrons from 1 mole of gaseous atoms to form 1 mole of gaseous 1 plus ion. ठीक है, ठीक है, दुरुस्त सवाल आपने भी यूं ही डिफाइन करना था, आई गेस।
अच्छा, इसमें देखें इक्वेशन पे पहले आए और फिर इक्वेशन से बेटा इसको टेकअप करें। फॉर एग्जांपल अगर हम लें मैग्नीशियम की फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करनी हो, हाउ विल यू कंस्ट्रक्ट दिस इक्वेशन फॉर मैग्नीशियम? So this mg का स्टेट सिंबल गैशियस होना चाहिए, राइट? एंड व्हेन 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो mg से, तो 1 मोल गैशियस आयंस विल बी फॉर्म। तो बस इस इक्वेशन को देख के आप डिफाइन कर लो, ठीक है? आयोनाइजेशन एनर्जी इज एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक? आयोनाइजेशन एनर्जी एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है? एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक है, बिकॉज हम डिफाइन में ये बोले ना एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव, तो एनर्जी एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे, राइट? अब देखें एनर्जी या मिनिमम एनर्जी, वो भी ठीक है, मिनिमम एनर्जी लिखें या एनर्जी लिखें, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव, ये देखो इक्वेशन से हम हेल्प ले रहे हैं, 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम, अब ये लेफ्ट साइड पे किससे हमने 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स रिमूव किए? हमने रिमूव किए फ्रॉम 1 मोल gaseous atoms to form 1 mole gaseous 1 plus ions under standard conditions, right? So this is the equation for first ionization energy, right? This is first ionization energy for magnesium. Acha. Now how about second ionization energy? तो second ionization energy में बेटा क्या करेंगे? फिर वो गैशियस 1 प्लस आयंस हो जाएंगे। हाँ, और फिर जो गैशियस 1 प्लस आयन से 1 मोल इलेक्ट्रॉन रिमूव करें तो यू विल गेट गैशियस 2 प्लस आयंस, राइट? दिस इज सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। एंड हाउ अबाउट थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी? थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए यू शुड टेक गैशियस 2 प्लस आयंस ऑन लेफ्ट हैंड साइड और फिर गैशियस 3 प्लस आयंस ऑन राइट हैंड साइड। दिस इज थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। एनी कंफ्यूजन बेटा? अच्छा, अब बेटा मेरा क्वेश्चन ये है कि फर्स्ट और सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी में, सपोज दिस फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इज x, राइट? सपोज मैं करूं कि ये x है, ये y है और ये z है, तो विच न्यूमेरिकल वैल्यू विल बी ग्रेटर, x इज ग्रेटर y या z? चलो x और y को कंपेयर करें तो विच वन विल बी ग्रेटर? x is greater Y. Y is greater. अच्छा, you mean कि second ionization energy is greater than the first ionization energy? Yes. ऐसा क्यों है? क्योंकि न्यूक्लियर पुल इंक्रीज कर जाती है on the rest of the electrons. हाँ, yes. जब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो तो न्यूक्लियर पुल is stronger on the remaining electrons. So that is why second ionization energy is greater. इसका आंसर बेटा मैं लिखूं क्योंकि AS में हमने डिस्कस किया हुआ है, नोट्स में लिखा हुआ, लेकिन A2 में ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, A2 के पेपर्स में भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे कि second ionization energy will always be greater than first ionization energy, right? And third ionization energy will always be greater than second ionization energy, and so on. ठीक है? तो इसका रीजन बेटा क्या है? When one electron is removed from an atom, the nuclear pull gets stronger for remaining electrons. When one electron is removed from a gaseous atom, then nuclear pull gets stronger on the remaining electrons. Gets stronger on the remaining electrons. So this is basically ये जो पहला मैंने लिखा है, पहली जो स्टेटमेंट है उसका ये उसकी एक्सप्लेनेशन है। And the same explanation is applicable for rest of the ionization energies. तो हर अगली ionization energy will be greater from the previous ionization energy, right? Any confusion बेटा? अच्छा, अब No, मुझे ये बताएं, हादी बेटा आप एंड में आंसर करें, ओके?
कि ये इक्वेशन किस एनर्जी चेंज को रिप्रेजेंट करेगी। अगर इक्वेशन ऐसी हो तो which energy change is represented with this equation? We have Mariam, Nimra, Abir, Amna Tahir, Durre Shawar. Durre says first and second ionization energy. ठीक है, आपको कैसे पता चला बेटा कि ये फर्स्ट और सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी है? यस, मरियम भी यही कह रही है। जी हादी बेटा आप बताएं, ये फर्स्ट और सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी का सम है ये इक्वेशन। उसकी वजह ये, हाँ चलो ठीक है, मैं खुद एक्सप्लेन करूँ। उसकी बेटा रीजन ये है कि ये दो इलेक्ट्रॉन्स ना, पहले एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, राइट? जब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तो फर्स्ट और फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तो सेकंड। दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स फर्स्ट प्लस सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। अच्छा, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की इक्वेशन आपको पता है, इट्स लाइक दिस। कैल्शियम के लिए फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इक्वेशन विल बी लाइक दिस, प्लस 1 more electron, and then second ionization energy equation will be like this. Sorry, it's 1 plus and 2 plus 1 more electrons. और फिर जब हम ऐड करें दोनों इक्वेशंस को, बेटा दोनों इक्वेशंस को ऐड करें तो which thing will be cancelled out? जब आप ऐड करें इक्वेशंस को, this calcium ion will be cancelled out. So you will have calcium in gaseous state and calcium dipositive plus this, and this is first plus second, right? अब मुझे बताओ, ये जो Ca1 प्लस था, इसको हम क्या नेम दें? What technical name or term should be used for this calcium 1 plus? बेटा ये calcium 1 plus जो कि कैंसिल हुआ है, इसको टेक्निकली क्या बोलेंगे? इंटरमीडिएट। हाँ शाबाश बेटा, वेरी गुड। ये जो calcium 1 plus है, दिस इज इंटरमीडिएट। आपको याद है हमने बड़ी डिटेल डिस्कशन की थी इंटरमीडिएट पे। Intermediate is that particle which is produced in one step and used up in the other step. तो calcium 1 plus intermediate होगा। अब मुझे ये बताओ बेटा, हादिया के अलावा बेटा बताएं कि इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम कैसे होना चाहिए? ये एनर्जी एक्सिस है जी। दुर्रे शवार बेटा, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम कैसे होना चाहिए? सर 2 पीक्स के साथ। 2 पीक्स, यस 2 पीक्स इसलिए कि 2 स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट हुआ, तो नंबर ऑफ स्टेप्स और नंबर ऑफ पीक्स सेम होनी चाहिए। और देखो दोनों आयोनाइजेशन एनर्जीज ना वो एंडोथर्मिक हैं, तो पहला स्टेप ये, राइट? और क्योंकि एंडोथर्मिक आपने शो करना है, आयोनाइजेशन एनर्जी एंडोथर्मिक होती है ना, ये एंडो है, ये भी एंडोथर्मिक है, तो फिर आपने पीक्स को भी इस तरह शो करना है कि वो एंडोथर्मिक रिएक्शन को शो करें। ये 2 पीक्स होंगी आपके पास, ठीक है? अच्छा, आपने स्टार्ट कहाँ से लिया? ये कैल्शियम से आपने स्टार्ट किया, कैल्शियम गैसेस से, और एंड आपकी तरफ किया आपने कैल्शियम डायपॉजिटिव पे आपने एंड किया। और ये जो जगह है ना, ये वाली, दिस इज फॉर इंटरमीडिएट, ओके, दिस इज फॉर इंटरमीडिएट। बड़ा कॉन्सेप्ट समझ में आया? कॉन्सेप्ट तो हमने एक्सरसाइज किया, अप्लाई किया यहाँ पे, ओके ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि बोरॉन्स प्रोटॉन नंबर इज 5, सो बोरॉन इज लाइक दिस, 2 electrons in the first shell and 3 electrons in the valence shell. अब बेटा इसमें मुझे आप बताओ कि which ionization energy will be abnormally high for boron? Which ionization energy is abnormally high for boron? जी मरियम बेटा, आप कुछ बताओगे कौन सी ionization energy abnormally high होगी? फोर्थ सर, क्योंकि नया शेल होगा। शाबाश बेटा, फोर्थ आयोनाइजेशन एनर्जी, क्योंकि देखो ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये फिर फोर्थ इलेक्ट्रॉन इनर शेल इलेक्ट्रॉन है, यानी फोर्थ इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियर पुल ज्यादा होगा, ठीक है? तो फोर्थ आयोनाइजेशन एनर्जी इज एबनॉर्मली हाई ड्यू टू ग्रेटर न्यूक्लियर पुल, ओके।
अगर हम इसका एनर्जी प्रोफाइल बनाएं आयोनाइजेशन एनर्जीज का, आयोनाइजेशन एनर्जीज लें, तो बेटा अगर फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इधर है तो सेकंड को क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए ना, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी इधर होना चाहिए। हम बोरॉन के लिए ले रहे हैं, दिस इज फॉर बोरॉन, ओके। और थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी इज हियर, तो फोर्थ एबनॉर्मली हाई होनी चाहिए, ये थर्ड है और ये फोर्थ है, एंड देन दिस इज द फिफ्थ आयोनाइजेशन एनर्जी, राइट। अच्छा, यस बेटा, एनी कंफ्यूजन? No confusion. Okay. Now, next concept is beta is new concept. You haven't studied this in AS, and the concept is electron affinity. Right? Electron affinity. अच्छा, अगर आपको एग्जाम में ऐसे लिखा हुआ है ना, तो this represents electron affinity. EA is for electron affinity. उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, standard energy change which is related to electron affinity, right? अच्छा, अब electron affinity में we will discuss first electron affinity और फिर second electron affinity and so on. First electron affinity क्या है? This we need to understand what it is, definition for the first electron affinity. अच्छा बेटा, मुझे ये बताओ कि जो नॉन मेटल्स हैं उनकी क्या टेंडेंसी है टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन? नॉन मेटल गेन करेंगे इलेक्ट्रॉन या लूज करेंगे? फॉर आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन नॉन मेटल्स विल गेन इलेक्ट्रॉन। यस मरियम, यू आर राइट, नॉन मेटल्स ने इलेक्ट्रॉन गेन करना होता और मेटल्स ने इलेक्ट्रॉन लूज करना होता। अब ये देखो, ये कोई नॉन मेटल है, क्लोरीन, ठीक है, और ये इसकी गैसियस स्टेट है, एंड these are 1 mole electrons. So you know the valence shell of chlorine is incomplete. You know this thing? Chlorine ka valence shell is incomplete. So what chlorine need to do to complete its valence shell? जी बेटा बताएं, क्लोरीन अपने वैलेंस शेल को पूरा करने के लिए क्या करेगा? Will gain electron. तो जब क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो it will become Cl1 minus in gaseous state. तो जब 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स हम ऐड करें 1 मोल गैसियस एटम्स में और उससे 1 मोल गैसियस 1 माइनस आयंस बने, तो दिस एनर्जी चेंज विल बी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, राइट। ये बात याद रखें कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में नेगेटिव आयन फॉर्म होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी में पॉजिटिव आयन फॉर्म हो रहा था। ये देखो, आयोनाइजेशन एनर्जी में कौन सा आयन फॉर्म हो रहा था? पॉजिटिव आयन फॉर्म हो रहा था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे थे। 1 मोल इलेक्ट्रॉन रिमूव होना इज आयोनाइजेशन एनर्जी, लेकिन 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स का ऐड होना टू मेक नेगेटिव आयन इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। याद रहेगी ये बात। अभी इसी इक्वेशन को देख के इसको डिफाइन करो कि एनर्जी चेंज, अभी एक्स और एंडो मैं बताऊंगा आपको कि उसको कैसे आपने डिसाइड करना। तो फिल वक्त आप ये लिखो, एनर्जी चेंज व्हेन, इक्वेशन क्या कह रही है? इक्वेशन कह रही है कि व्हेन 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स आर added to 1 mole gaseous atoms to form 1 mole gaseous 1 minus ions under standard conditions, ठीक है। एक्सो एंडो बेटा हम कल डिस्कस करेंगे, अभी आप सिर्फ डेफिनेशन कंस्ट्रक्ट करना सीखो इक्वेशन से। तो ये दिस इज हाउ यू नीड टू डिफाइन फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और एंड दिस इज हाउ यू नीड टू कंस्ट्रक्ट इक्वेशन फॉर द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एनी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन बेटा? अगर क्वेश्चन, जी बेटा, जी नवाल बेटा। जी नवाल बेटा, आपने कुछ कहना था? No sir. Okay. Then beta second electron affinity. अच्छा बेटा, फॉर एग्जांपल अब सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी स्टेप वाइज हम प्रोसीड करते हैं। ये ऑक्सीजन है गैसियस स्टेट में, ठीक है।
आपको पता है कि ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या है? -2. -2. तब -2 बेटा इस तरह डेवलप होगी कि पहले ऑक्सीजन 1 मोल गैसियस एटम विल गेन 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स टू मेक 1 मोल गैसियस 1 माइनस, एंड पहले O1 माइनस बनेगा. तो एनर्जी रिलेटेड टू दिस स्टेप इज फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. जो एनर्जी चेंज होगा वो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा. उसके बाद ये O1 माइनस में 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स फर्दर ऐड होंगे टू मेक O2 माइनस. तो अब ये जो सेकंड इक्वेशन है, दिस इज सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, राइट? How to define this second electron affinity is energy change. Yes, beta बताएं. Energy change when, yes, when 1 mole electrons added to, जी बेटा बताएं. अच्छा, मरियम ने बताया added to 1 mole gaseous 1 minus ions to form 1 mole gaseous 2 minus ions under standard conditions. सर जी 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 बेटा, ये सारा एक ही टेम्परेचर पे हो रहा है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे? स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड टेम्परेचर. तो फिर हमने पढ़ा था कि ये असल एनर्जी में इंक्रीज करती है, हाँ या देखो, फिर जैसे आयनाइजेशन एनर्जी इसमें स्टैंडर्ड उसमें जी जी बेटा, जब हम ये लिखते हैं ना अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन, इसका मतलब ये है कि ये जो प्रोसेस हमने इनिशिएट किया ना, ये रूम टेम्परेचर और प्रेशर पे किया. प्रोसेस का जो इनिशिएशन था ना, वो हमने रूम टेम्परेचर प्रेशर पे किया. अब उस प्रोसेस की वजह से जो एनर्जी चेंज हुई, जाहिर है वो कंडीशंस को इफेक्ट करेगी, ओके. राइट? एक है प्रोसेस का बिल्कुल स्टार्ट, तो बिल्कुल स्टार्ट में रूम कंडीशंस होंगी. उसके बाद जब प्रोसेस होना शुरू होगा तो वो अपनी एनर्जी प्रोड्यूस करेगा या एब्जॉर्ब करेगा, तो उससे कंडीशंस फिर चेंज हो जाएंगी ऑब्वियसली. लेकिन हम ये जो लिखते हैं ना अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस, का मतलब है कि जो स्टार्टिंग कंडीशंस थी वो रूम टेम्परेचर और प्रेशर पे. जी बेटा, एनी अदर क्वेश्चन? आप बेटा ये डिफाइन कर सकोगे एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक को, सॉरी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को? आई होप कि आप डिफाइन कर सकोगे.